नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे कंधे पर मरीज, रिक्शे में मृत शरीर। उत्तराखंड का सीमांत क्षेत्र मुनस्यारी हो या फिर शहरी क्षेत्र रामनगर, प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं की पोल लगातार इन सभी जगहों से खुल रही है। सीमांत क्षेत्र मुनस्यारी में आज भी कई ऐसे गांव हैं जहां पर बीमार होने वाले लोगों को डोली के सहारे अस्पताल पहुंचाया जाता है, और ये सोचकर आप अंदाजा लगा लीजिए कि वहां की व्यवस्थाएं कैसी होंगी। शहरी क्षेत्र रामनगर में तो मानवता को ताक पर ही रख दिया गया। मरीज की मौत होने के बाद शव को ले जाने के लिए एम्बुलेंस का इंतजाम तक नहीं हो पाया। शव को ई रिक्शा में लाद कर ले जाया जाता है। ये घटना रामनगर के उप जिला चिकित्सालय में सामने आई है, जहां एक शव को अस्पताल से मोर्चरी तक ई रिक्शा में ले जाया गया। ये मामला सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने गंभीरता से संज्ञान लिया है। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने इस घटना को अत्यंत निंदनीय करार दिया है। उन्होंने मामले की जांच के लिए एक 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया, और इस समिति की अध्यक्षता चिकित्सा स्वास्थ्य महानिदेशक करेंगे, जबकि अन्य 2 सदस्य निदेशक प्रशासन और निदेशक स्वास्थ्य कुमाऊं मंडल होंगे। समिति को 30 मई तक जांच रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं दूसरी ओर कोरोना ने भी एक बार फिर से दस्तक दे दी है। राजधानी देहरादून में कोरोना के मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग का अलर्ट जारी, तो वहीं दूसरी ओर बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं की चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। अब ऐसे में प्रदेश की लचर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर राजनीति चरम पर है। बड़ी बात यह कि इन तस्वीरों के सामने आने के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कैसे स्वास्थ्य सेवाओं के बेहतर होने की बात उनके दावे किए जाते हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आपको बता दें, सीमांत क्षेत्र मुनस्यारी के गोरीपार के शेर सिंह कुंवर पिछले दिनों अपनी भेड़ बकरियां लेकर पांचाचुली बेस कैंप के आसपास के बुग्यालों में गए थे। बीते रोज अचानक उनके पेट में भीषण दर्द शुरू हो गया। उनके साथ गए एक अन्य पशुपालन ने इसकी सूचना गांव के लोगों को दी। लगभग 10 किलोमीटर पैदल चलकर ग्रामीण पांचाचुली बेस कैंप पहुंचे। मरीज को सड़क तक लाने की कोई व्यवस्था नहीं होने पर ग्रामीणों ने आसपास से लकड़ियां एकत्रित कर स्ट्रेचर तैयार किया और इसी पर बांधकर उन्हें सड़क तक लाया गया। उन्हें सड़क तक लाने के लिए ग्रामीणों को खतरनाक चट्टानी रास्तों से जान जोखिम में डालकर गुजरना पड़ा, जिसके बाद मुनस्यारी में उपचार किया गया। पांचाचुली बेस कैंप तक पैदल मार्ग बनाए जाने के लिए एसीपी एसटीपी मध्य में धनराशि स्वीकृत की गई थी। इस धनराशि से धरातल पर कोई काम नहीं हुआ। यहाँ पहुँचने वाले लोगों को आज भी चट्टानों पर खतरनाक मार्ग पार करना पड़ता है। पांचाचुली बेस कैंप पर भारी संख्या में हर साल पर्यटक भी आते हैं, लेकिन सड़क मार्ग के हालात बहुत खराब हैं। तहसील क्षेत्र के अंतर्गत मुनस्यारी बेस कैंप तक मार्ग बनाए जाने की कई बार घोषणाएं हो चुकी हैं, लेकिन सड़क मार्ग बन नहीं पाया है, जिस कारण आए दिन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर विपक्ष ने सरकार पर हमला बोल दिया है। देखिए, जिस तरह से तस्वीर निकल कर आ रही है, बहुत ही घिनौनी तस्वीर है हमारे समाज की कि एक व्यक्ति का शव जो है वो ई रिक्शा में ले जाना पड़ रहा है, और वहीं पिथौरागढ़ में मरीज को कंधे पर ले जाने की या ढोने की बात सामने आई है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। श्वास महकने के लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने जैसी बात है, और एक समाज होने के नाते हम भी कितना आगे आकर मदद कर रहे हैं अपने साथी की, ये भी हमें आत्मावलोकन करना होगा। स्वास्थ्य सेवाएं कभी भी उतनी माकूल या चाक चौबंद रही नहीं है जब से राज्य का गठन हुआ। जो हमारा स्टेटस होना चाहिए, जो हमारे स्वास्थ्य सेवाओं का स्टैंडर्ड होना चाहिए, आज 25 साल बाद भी हम वो नहीं पा पाए हैं। लेकिन इस बार की सरकार में तो स्थितियां बद से बदतर देखी जा रही हैं। बहुत लचर स्थिति हो गई है, और सुनवाई कहीं नहीं है। किसके सामने व्यक्ति जाकर अपना दुखड़ा रोए, ये भी कुछ पता नहीं है।
सरकार के सभी दावे अपने आप में फर्जी हैं, जिसका जीता जागता सबूत नित्य हमारे पहाड़ी क्षेत्रों से या मैदानी क्षेत्रों से देखने को मिलता है। आपका रामनगर में आपने वर्तमान में देखा होगा कि पहाड़ में जिस प्रकार से आप देखें कि ई रिक्शे के माध्यम से सरकार एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं करा पा रही है और एक परिवार को अपने मरीज का शव ई रिक्शे के माध्यम से ले जाना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ पिथौरागढ़ में आपने देखा होगा कि मरीज को डंडी कंडी में रख कर ले जा रहे हैं और ये मामले ये यहीं के नहीं है, सारे पहाड़ की स्थिति ऐसी है। आप बद्रीनाथ विधानसभा में देखिए, आप चमोली में देखिए या उसके इर्द गिर्द उत्तरकाशी टिहरी में देखिए, नित्य ऐसे मामले आते हैं कि लोगों को पहाड़ी जो ये लोग हमारे मूल निवासी हैं उन्हें सारे मरीजों को इसी प्रकार से स्वास्थ्य हॉस्पिटलों तक लाना पड़ रहा है कि राज्य सरकार के मंत्री संतरी ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ जो हमारे अधिकारी लोग हैं इनका इलाज सरकार मैक्स अस्पताल में करवाती है, महंगे महंगे हॉस्पिटलों में जहाँ सुविधाएं हैं। लेकिन जो हमारी आम जनता है उनकी स्थिति आज ऐसी है कि आयुष्मान कार्ड पर भी उन्हें इलाज नहीं मिल पा रहा है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं। हो सकता है किसी कारण से इस तरीके का वो एक प्रकरण सामने आया है, उसके ऊपर मुझे लगता है कि जांच होनी चाहिए और जांच करवाएगी सरकार और देखेगी अगर गलत होगा तो कहीं ना कहीं उन कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी, क्योंकि एम्बुलेंस की जो है सरकार ने उनको मुहैया कराई है। तमाम जो चीजें हैं, जो गाड़ियां हैं वो वहां पर मुहैया होती हैं। तब इस चीजों को लेकर के तो स्वास्थ्य महकमे को ये देखना चाहिए इन सारी चीजों के ऊपर कि किसी भी मरीज को या किसी भी व्यक्ति को इस तरह की कोई दिक्कत ना हो, इन सारी चीजों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। तो ये जांच का विषय है, जांच होगी तो मुझे लगता है कि कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। वहीं देश में एक बार फिर कोरोना संक्रमण ने दस्तक दे दी है। इस साल कोरोना का नया वेरिएंट JN.1 ने पिछले एक महीने में हांगकांग, सिंगापुर समेत कई देशों में तेजी से फैल रहा है। अन्य देशों में दस्तक देने के साथ ही भारत में भी दस्तक दे दी है। हालांकि भारत में अभी स्थिति सामान्य है। पिछले एक सप्ताह में कोरोना संक्रमण के मामले देश के महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरल के साथ ही अन्य राज्यों में सामने आए हैं, जिसको देखते हुए भारत सरकार ने देश के सभी राज्यों के स्वास्थ्य विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने भी कोविड-19 के रोकथाम से संबंधित दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। स्वास्थ्य महानिदेशक सुनीता टम्टा ने बताया कि अभी तक भारत में 277 मामले मिले हैं। वहीं उत्तराखंड में भी 2 मामले सामने आए हैं। हालांकि यह दोनों मामले माइग्रेट हैं। एक गुजरात से है जो ऋषिकेश में पूजा करने पहुंची थी, जबकि दूसरा पश्चिम बंगाल से आई एक महिला का है। स्वास्थ्य महानिदेशक ने बताया कि सभी CMO को निर्देशित किया गया है कि ज्यादा से ज्यादा सैंपलिंग कर जांच की जाए। इसके साथ ही सभी अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखा जाए, ऑक्सीजन की किसी प्रकार की कोई कमी न हो और बेड भी खाली रखे जाएं। देखिए ऐसा है कि अभी कोविड जो हम लोग का आपने सुना ही होंगे कि पूरे भारतवर्ष में जो है लगभग 277 केसेस अभी रिपोर्टेड हुए हैं। ये कल की रिपोर्टेड है, लेकिन ये हमारे अन्य राज्यों में है, जैसे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला, उस जगह हमें पाए गए हैं। और हमारे राज्य में अभी कोई एक्टिव केस नहीं है। हाँ, 1-2 माइग्रेंट हमारे वहाँ ज़रूर आए थे। एक हमारे जो है वहाँ से आई थी, ये बेंगलोर से, और एक गुजरात से, जो कि अभी एडमिट है वहाँ पर। लेकिन जो गुजरात से आई है 57 ईयर ओल्ड है वो, और वहाँ यहाँ पूजा और उसके लिए आई थी ऋषिकेश में। तो थोड़ा सा उनको जो सिम्टम्स होते कोविड, कफ एंड कोल्ड एंड थोड़ा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तब वो उनको किया था, इन्होंने टेस्ट किया था, तो उसमें वो पॉजिटिव आई थी। तो अभी कोरोना की स्थिति को देखते हुए शासन की स्थिति, अस्पतालों की स्थिति खराब है, जिसे देखते हुए अलर्ट की घोषणा की जाती है। और जिस तरीके से रामनगर में जो है ई-रिक्शा में शव को ले जाते हुए और पिथौरागढ़ में डांडी कांडी की व्यवस्था जो देखी गई है, ये अति असंवेदनशील है। आपको बता दें, प्रदेश में एक तरफ 4 धाम यात्रा चल रही है, लाखों की संख्या में श्रद्धालु प्रदेश में आ रहे हैं, वहीं कोरोना ने भी अपनी दस्तक दे दी है। ऐसे में प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग को भी अलर्ट मोड में रखा गया है और प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का दावा भी किया जा रहा है। स्वास्थ्य सुविधाओं की पोल खोलती ये तस्वीरें ये बताने के लिए कि काफी है
कि प्रदेश का स्वास्थ्य अपनी जिम्मेदारियों को लेकर कितना सतर्क है। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र हो या शहरों का जिला अस्पताल, स्वास्थ्य चौपट है और मरीज एम्बुलेंस की जगह कंधों पर सवार है। मृतकों के लिए कोई एम्बुलेंस की सुविधा तक उपलब्ध नहीं है। ऐसे में अगर प्रदेश के अंदर कोरोना विस्फोट होता है तो प्रदेश के हालात तो संभालना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। ऐसे में जरूरी है कि सरकार 2020 और 21 को आई कोरोना की सुनामी से सबक ले, वरना प्रदेश के आम जनता को स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की भेंट चढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। इसी मुद्दे पर आज हम करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। कमलेश रमन जी प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से हैं, शांति प्रसाद भट्ट जी हैं प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से, दीपक रावत जी हमारे साथ में हैं केंद्रीय प्रवक्ता उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से, दीपक मलिक जी हैं समाजसेवी हैं, कुलदीप राणा जी हमारे साथ में हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले कमलेश रमन जी के साथ में शुरुआत करेंगे। कमलेश जी, कंधे पर मरीज नहीं बल्कि प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था नजर आ रही थी। असल में मृत शरीर नहीं, प्रदेश में उन दावों की मौत हुई है जो दावे सरकारों की ओर से किए जाते हैं बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के। कहते हैं कि स्वास्थ्य सेवाएं बड़ी मूल सुविधाएं हैं जो सरकार को देनी ही होती हैं, लेकिन आप देखिए आपके सामने तस्वीरें हैं, मुझे लगता है और कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं है। ये व्यवस्थाएं हैं और माना कि पहाड़ी इलाकों में कुछ दुर्गम स्थितियां होती हैं, लेकिन क्या विकास वहां तक नहीं पहुंचेगा? क्या सुविधाएं वहां तक नहीं पहुंचेंगी? नहीं, ऐसा नहीं है कि विकास नहीं पहुंचेगा और सरकार की पूरी इच्छा शक्ति रहती है कि अंतिम छोर के व्यक्ति तक हम अपनी योजनाओं को पहुंचाने का काम करें और उनको स्वास्थ्य सेवाओं से लेके तमाम जो और भी हमारे प्रदेश की जो योजनाएं है वो वहां तक पहुंचने का काम हो। लेकिन ये वाकई ये जो अभी प्रकरण आया है, जो चल रहा है, ये दुखद तो है, क्योंकि ये गलती कहाँ पर है और किसकी गलती है, क्या गलती है, इन सारी चीजों के ऊपर उसमें जांच भी बैठा दी गई है कि कर्मचारियों ने किस तरीके से, वाकई देखिए अमानवीय है ये, मैं इस चीज को मानती हूँ, इससे कोई भागने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो गलती है उसको एक्सेप्ट करने में कोई गुरेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंसान है और इस तरीके से आप शव को, क्योंकि इमरजेंसी में हमारे पास एम्बुलेंस भी होती है और गाड़ियां भी होती है, अन्य चीजें होती हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तमाम हॉस्पिटल के उन कर्मचारियों की कि हम किस तरीके से जो मरीज है या मरीज के साथ जो तीमारदार है उनके साथ में हम किस तरीके का व्यवहार करें और कैसे, क्योंकि जो गलत है वो गलत है और उसमें उन्हें सजा मिलने का काम भी होगा। सरकार ने उसमें जांच भी बिठा दी है, उसका संज्ञान भी ले लिया है, पर जो गलत है। लेकिन एक इस प्रकरण की वजह से हम ये कह दें कि पूरे प्रदेश की हमारी स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा रही है, ये भी थोड़ा गलत होगा, क्योंकि तमाम जगह पर हमारी पूरी कोशिश ये है कि हम वहां तक सड़क पहुंचाने का काम करें, एम्बुलेंस देने का काम करें और जो हमारे टोल फ्री नंबर है उस पर हमारी जो गाड़ियां चलती हैं, जो हमारे नंबर चलते हैं, जो एम्बुलेंस चलती हैं, जो तमाम व्यवस्थाएं देने का हम काम करते हैं वो वहां तक पहुंचने का काम हो। तो मुझे लगता है कि जिस तरह की यहाँ पर ये जो एक त्रुटि हुई है, वाकई ये त्रुटि हुई है और ये अमानवीय भी है, मैं इस चीज को मानती हूँ, इससे कोई मुझे गुरेज नहीं है कहने में। ये नहीं करना चाहिए उन लोगों को और समझना चाहिए था कि जिस परिवार से कोई व्यक्ति जाता है तो उसके अंदर कितनी तकलीफ होती है, उसकी भावनाएं कितनी आहत होती है और उसके बावजूद जब अगर कर्मचारियों का व्यवहार इस तरीके का हो तो मुझे लगता है कि मैम ये सवाल किसी कर्मचारी का नहीं है, ये सवाल किसी व्यवहार का नहीं है। दुख सबको होता है जब कोई व्यक्ति जाता है। बहुत अच्छी बात आपने कही, ये बिल्कुल ठीक बात, अच्छी क्या ठीक बात आपने कही, उसकी भरपाई नहीं हो सकती। लेकिन बात यहाँ पर व्यवस्थाओं की है कि आखिर क्यों व्यवस्थाएं नहीं थी, क्यों लोग इस तरीके से मजबूर हैं। कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, आज के समय में हम देखते हैं कितना ज़रूरी होता है सही वक्त पर अस्पताल पहुंचना। एक छोटी सी अगर देर हो जाए तो लोगों की जान तक चली जाती है। डोली में 4 लोग कंधे पर बिठाकर लेकर जाते हैं। ये व्यवस्था है और ये त्रुटि नहीं है, ये अनदेखी है, लापरवाही है, ध्यान ना देना है। ये त्रुटि नहीं है, ऐसा नहीं कि आपसे ये कोई छूट गया और ये कोई आपके प्रदेश के बाहर की जगह नहीं है। और आपके पास जो आपने जवाब दिया, मुझे लगता है इसके अलावा कोई और जवाब भी नहीं है। व्यवस्थाएं कहां पर लगी होंगी, गाड़ी कहां गई होगी, ये जांच का विषय, मैंने कहा ना ये जांच का विषय है। गाड़ी कोई है ही नहीं, गाड़ी कहां पर लगी होगी, नहीं गाड़ी कोई है ही नहीं, ये बड़ी बात है। ठीक है मैडम, लौटेंगे आपके पास में। वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप जी, आज पहले उनको सुन लेते हैं। कुलदीप जी,
घटनाओं से सबक लेने की बात हर बार कही जाती है। जब भी ऐसी घटना आती है, हम कई बार ऐसी घटनाओं पर चर्चा हमने पहले भी किया है। जब दुर्गम इलाकों में हमने देखा ऐसी घटनाएं हुई, तब सच निकलकर सामने आता है। और जब वीडियोस सामने आते हैं ना, तो वाकई दिल दहल जाता है। हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि अगर इस व्यक्ति की जगह, ये जो व्यक्ति बीमार है, जो 4 लोगों के सहारे अस्पताल पहुंचने का इंतजार कर रहा है, ये हमारे घर का होता तो हमें कैसा महसूस होता। स्वास्थ्य सुविधाएं सबसे मूल सुविधाएं होती हैं। कहते हैं कि ये सरकारों की जिम्मेदारी होती ही होती है। ना तो एम्बुलेंस है, ना तो स्ट्रेचर है अस्पतालों में। अस्पतालों तक पहुंचने का रास्ता नहीं है सर। देखिए गरिमा, कभी कभी कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो सियासत की पोल खोलने का काम करती हैं। वो कुछ, चाहे वो घटनाएं छोटी हों या बड़ी हों, हाँ, ठीक, लेकिन उन घटनाओं से हमें सत्ता का और सियासत के चेहरे का पता चलता है। रामनगर में जो ये घटना घटी है, ये घटना उन्हीं घटनाओं में से एक है जो सत्ता के चेहरे का, सत्ता के कार्यशैली का, सत्ता के कार्यों का पटाक्षेप कर रही है। रामनगर कोई अति दुर्गम क्षेत्र नहीं है उत्तराखंड का। यह कोई सुदूर पिथौरागढ़ का क्षेत्र नहीं है, यह सुदूर उत्तरकाशी का कोई क्षेत्र नहीं है, या चमोली जनपद का कोई सुदूर सीमांचल क्षेत्र नहीं है। यह है गढ़वाल और कुमाऊं का हल्द्वानी में बना हुआ उस परिक्षेत्र का एक जिला अस्पताल है, जो हल्द्वानी में मेडिकल कॉलेज बनने के बाद जिसको तैयार किया गया था। ठीक है, ये कोई, मैंने कहा ना, ये कोई सुदूरवर्ती क्षेत्र नहीं है कि जहां आपको पहाड़ों पे चढ़ करके पहुंचना पड़ रहा हो, तब जाकर के आपके पास दवाई नहीं है, आपके पास वहां पर भी आपके पास एक एक्सक्यूज, आप हालांकि एक्सक्यूजेस तो यहाँ पर भी हैं, लेकिन वहां पर भी एक बार आपके पास ये एक्सक्यूज हो सकती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। ये एक ऐसी जगह पर है जहां आपके पास सड़क भी है, भवन भी है, चिकित्सक भी है, चिकित्सालय भी है, वाहन भी हैं, और वाहनों की कोई असुविधा भी नहीं है। निजी वाहन भी है, प्राइवेट कमर्शियल वाहन भी हैं, तमाम सारी चीज़ें हैं। ठीक, ऐसे ही एक घटना 2-3 साल पहले भी घटित हुई थी, जिसके बाद शासन ने ये व्यवस्था की थी, सरकार ने ये व्यवस्था की थी कि अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो तत्कालीन या तो जिला CMO, CMS या जो भी अधिकारी है, संबंधित अधिकारी है, वो इसमें व्यवस्था करेंगे। ठीक है, दरअसल ये घटनाएं बता रही हैं कि 8 साल के शासन में उत्तराखंड में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में कितनी बढ़ोतरी हुई है, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कितनी व्यवस्थित हुई हैं। ये स्थितियां तब है गरिमा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2000 में कोरोना के आने के बाद इस देश में जो सबसे बड़ा एक परिवर्तन आया था, वो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर के आया था। हमने कोरोना में देखा था कि भारत की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की हकीकत क्या थी, और उसके बाद प्रधानमंत्री ने जो चेंजेस किए, जो चीज़ें लेकर के आए, चाहे वो वेंटिलेटर के माध्यम से हो, चाहे वो ऑक्सीजन व्यवस्थाओं को लेकर के आया हो, चाहे वो अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ोतरी करने की को लेकर के आया हो, या नए अस्पताल खोलने को लेकर के आया हो, या मेडिकल कॉलेजों को खोलने को लेकर के आया हो, या नई दवाइयों को लेकर के आया हो, नए चिकित्सकों को लेकर के आया हो, वो एक बड़ा बदलाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2000 के कोरोना के बाद, कोरोना मूवमेंट के बाद ये देश में किया, और उत्तराखंड को भी इसका लाभ मिला। ठीक है, लेकिन आज की डेट में चलिए विपक्ष तो आप कहेंगे, सत्ता पक्ष कहेगा कि चलिए विपक्ष का काम है आरोप प्रत्यारोप करना। मैं विपक्ष के किसी भी प्रवक्ता के लिए नहीं कहता हूं, मैं सत्ता पक्ष के प्रवक्ता को कहता हूं कि जा करके कहीं दूर मत जाइए, देहरादून के दून मेडिकल कॉलेज में जाकर के पूछिए कि 2000 में जो वेंटिलेटर आए थे, वो वेंटिलेटर कहाँ हैं। कोविड काल में जो वेंटिलेटर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड को दिए थे, देहरादून को दिए थे, मैं देहरादून के बाहर कहीं नहीं कह रहा हूं, ना मैं उनसे हरिद्वार जाने के लिए कह रहा हूं, ना ही मैं कुमाऊं के किसी उधम सिंह नगर या हल्द्वानी, चंपावत, बागेश्वर जाने के लिए कह रहा हूं। मैं उनसे कह रहा हूं कि वो अपने भाजपा कार्यालय से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दून मेडिकल कॉलेज जाएं और वहां पूछें कि 2000 में कोरोना काल में प्रधानमंत्री ने जो वेंटिलेटर भेजे थे वो कहां हैं, उनकी क्या स्थिति है। आपको उत्तराखंड में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की हकीकत पता लग जाएगी।
ठीक, तो ऐसा नहीं है कि प्रधान यहाँ नहीं आया है, प्रधानमंत्री ने तमाम सारी चीज़ें राज्य में उपलब्ध कराई हैं, लेकिन राज्य में पिछले 8 साल में भाजपा की सरकार में मुख्यमंत्री बदले, मंत्री नहीं बदले हैं, ये मंत्री वही चले आ रहे हैं। ठीक, और इन मंत्रियों ने क्या किया है अपने विभागों में, ये उसकी परिणति है समाज में आज। कि अगर हमें किसी मृत व्यक्ति के शरीर को, आप सोचिए कि किसी परिजन ने अपने स्वजन को खोया है, ठीक है, और वो किस पीड़ा में होगा, और उस पीड़ा के बाद राज्य सरकार, एक तरफ तो हम तमाम बातें कहते हैं ना, सत्ताधारी दल तमाम बातें कहता है कि हम लोगों के साथ जुड़े हैं, हम आंसू पूंछने का काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आपने सोचा उस व्यक्ति के मन में कितनी पीड़ा हुई होगी जब वो अपने स्वजन के शरीर को एक उसमें बाहर से उसने निजी गाड़ी, वो ई-रिक्शा बुलाया और उसमें जाकर के वो पोस्टमार्टम के लिए ले गया। ठीक, जबकि वो व्यवस्था पूरी एक कानूनी व्यवस्था है और उसका एक पूरा तरीका है, शरीर को सुरक्षित किए जाने से लेकर के तमाम सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए। क्या 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 चीज़ें चल रही हैं, जांच होगी। आज तक उत्तराखंड में इतनी सारी जांचें हुई हैं, मैं तो जनरल खनूड़ी के टाइम से देख रहा हूँ, 56 घोटालों की जांच से लेकर के उसके बाद तमाम सारी जांचें, आज तक तो कोई जांच सामने आई नहीं है। ठीक है, हाँ, ये एक जनता के लिए, मीडिया के लिए, विपक्ष के लिए, तमाम लोगों के लिए ये एक बड़ा अच्छा झुंझुना होता है, हम जांच कराएंगे, लेकिन उन जांचों का परिणाम क्या होता है, उन जांचों के बाद कितना सुधार आता है। मैं 4 धाम में अभी होके आया हूँ, ठीक, तमाम बातें कही गई कि हमने जगह जगह जो है अपने मेडिकल अफसर रखे हुए हैं, एक जगह कहीं मेडिकल अफसर डॉक्टर बैठा हुआ मुझे नहीं मिला, जूनियर स्टाफ जरूर बैठा हुआ था, एक जगह नहीं मिला हमें बैठा हुआ। ठीक, ऋषिकेश से लेकर के और बद्रीनाथ तक के मार्ग में हमने देखा है। तो ये तमाम सारी चीज़ें कागजों में, टीवी में, विज्ञापनों में तो बड़ी अच्छी तरीके से परोसी जा रही हैं, लेकिन धरातल पर ये कहीं नहीं है, और ये हकीकत है और ये विडंबना है इस राज्य की। इसलिए मैंने कहा ना गरिमा कि एक कभी कभी छोटी कुछ घटनाएं सियासत का, सत्ता का सच बाहर ले आती हैं, उनके पोल खोलने का काम करती हैं। ये घटना उन्हीं में से एक है। ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास में। चुनौती के साथ कह रहा हूँ, जाके देखें, कहीं दूर ना जाएं, दूर मेडिकल कॉलेज में चले जाएं, पता लग जाएगा रियलिटी चेक तो खुद से ही हो सकता है, लेकिन बात वही ना, अभी कमलेश जी ने जो जवाब दिया, मैंने आखिर में क्या बात कही कि उनके पास इस जवाब के अलावा कुछ और जवाब हो भी नहीं सकता है। कोई भी प्रवक्ता बैठा होता बस वही आश्वासन कि त्रुटि, ये त्रुटि नहीं है मैडम। हमने कहा ना कि जब इस व्यक्ति को एक बार अपने ऊपर लेकर सोचिए कि व्यक्ति अगर हमारे घर का होता, हम कितना असहाय महसूस करते, उस वक्त शायद उस दर्द को आप महसूस कर पाएंगे। ठीक है, और मेहमान है उनका रुख कर लेते हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। शांति प्रसाद जी, स्वास्थ्य सेवाएं असल में उनकी अर्थी निकल गई है, कुछ ये कहना गलत नहीं है। स्वास्थ्य सेवाओं की जैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, उन्हें देखकर ये आप कह सकते हैं कि असल में मृत्यु उन दावों की हुई है जो उनके बेहतर होने की बात करते हैं। मैं इस घटना से बहुत दुखी हूं, बहुत अपने को कष्ट में पा रहा हूं, और ये केवल मैं ही नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन में जो भी लोग हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष है, प्रतिपक्ष है, मैं इसको अपने को भी इसमें शामिल कर रहा हूं। मैं केवल सत्ता पक्ष को शामिल नहीं कर रहा, मैं अपने को भी शामिल कर रहा हूं। ये हम सब सामाजिक और राजनीतिक लोगों की बहुत बड़ी कमी है, बहुत बड़ी गलती है, और मैं सबसे पहले उस परिवार से माफी मांगता हूं कि इस तरह का कृत्य मेरी देवभूमि में हुआ है। और गरिमा जी, ये कब हुआ है? जब देश का सर्वोच्च न्यायालय एक लीडिंग केस में कहता है, आर्टिकल 21 जो हमारी प्राण की रक्षा का अधिकार है, जो हमारे स्वास्थ्य पाने का अधिकार है, उसको मूलाधिकार में जोड़ दिया गया। आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट हो गया है, ये मूलाधिकार हो गया है। किसी भी नागरिक का स्वास्थ्य पाना, स्वास्थ्य सिस्टम को पाना उसका फंडामेंटल राइट है, उसका मूलाधिकार। अब मैं एक नजर गरिमा जी, जो हमारा भारत का स्वास्थ्य सिस्टम है, और उसमें से भी मैं पायलट प्रदेश उत्तराखंड को मानते हुए आपको बता रहा हूं, जो ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना है, उस योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग एक ऐसा विभाग है जिसमें बजट की कभी कोई कमी नहीं होती है, उपकरणों की कभी कोई कमी नहीं होती है। प्रति वर्ष उपकरण खरीदे जाते हैं, और पुराने उपकरण कहाँ जाते हैं? मैं वरिष्ठ जो पत्रकार बैठे हैं राणा साहब, उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि उन उपकरणों का होता क्या है, वो वेंटिलेटर कहाँ जाते हैं, वो चिकित्सीय उपकरण कहाँ जाते हैं, कुछ पता नहीं है।
और आप देखिए एक जिले का सेटअप देखिए, एक प्रदेश में, फिर मैं एक जिले में आ रहा हूँ, एक जिले का आप सेटअप देखिए, सबसे ऊपर जिला अस्पताल होता है, फिर उप जिला अस्पताल होता है, फिर एक सीएचसी होती है, एक पीएचसी होती है, एक एपीएससी होती है, और फिर लास्ट में एक सब सेंटर होता है। अब जो सब सेंटर है, जो सबसे छोटी इकाई है स्वास्थ्य की, वो प्रत्येक जिले में है और उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। अधिकांश सब सेंटरों पर ताले लगे हुए हैं गरिमा जी, अगर आप जाएंगी तो बिल्कुल ताले लगे हुए हैं। और सब सेंटर का काम क्या होता है, वहां एक एक्सपर्ट एएनएम बहन बैठती है, वो 5 से 7 जो गांव होते हैं उसके अगल बगल के, जो उसकी परिधि में आते हैं, उन गांवों पर नजर रखती हैं, उनमें जो गर्भवती बहनें होती हैं उनकी रेकी करती हैं, उनको समय समय पर इलाज देती हैं, उनको और अन्य को जो किशोरी युवतियां होती है उनको आयरन की फॉलिक्स टैबलेट्स ये सब मुहैया कराती हैं, जो जरूरी दवाइयां होती हैं। और जब उनकी प्रेगनेंसी का समय होता है तो उनको नजदीकी अस्पताल पर लेकर आती हैं। उसके लिए फिर जच्चा बच्चा के लिए खुशियों की सवारी है, उसको छोड़ते हैं। 108 एम्बुलेंस सेवा जो हमारी यूपीए की गवर्नमेंट ने शुरू की थी, वो सेवाएं हैं, अगर आप एक कॉल करेंगे तो वो सेवाएं हैं, लेकिन सारा का सारा धरा का धरा रह गया। इसका सबसे प्रमुख कारण है जब आपकी सरकार मृतप्राय हो चुकी हो, जब सरकार नाम कोई चीज ना हो, जब स्वास्थ्य मंत्री विदेश मंत्री कहलाते हो। इस प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री सबसे ज्यादा विदेश दौरों पर रहता है। अगर आप देखेंगे, आप फहरिस्त निकालिए पिछले वर्षों की अब तक की, सारे मंत्रियों में सबसे ज्यादा अगर कोई विदेश भ्रमण पर है तो स्वास्थ्य मंत्री है, और सबसे ज्यादा घपले घोटाले किसी के मंत्रालय में है तो इन्हीं स्वास्थ्य मंत्री के मंत्रालय में, चाहे वो सहकारिता में हो चाहे वो इसमें हो। आप देख लीजिए ना, एक ही मंत्री है जिस पर सबसे ज्यादा, जिसके महकमे में सबसे ज्यादा आरोप लगते हैं। देखिए ठीक है, आप स्वास्थ्य मंत्री पर, आप स्वास्थ्य मंत्री को अगर कटघरे में खड़ा कर रहे हैं वो ठीक है, वो एक अलग विषय और एक अलग मुद्दा हो सकता है। देखिए राजनीति से भी थोड़ा हटके हमको सोचना चाहिए। मैं आपकी बात को नकार नहीं रही, लेकिन आज बात स्वास्थ्य सेवाओं पर ज्यादा करना बेहतर होगा। एक मिनट गरिमा जी, 1 मिनट और चाह रहा हूँ। देखिए केवल ये एक रामनगर की घटना नहीं है, ये प्रदेश की अभी इसीलिए मैं कह रही हूँ कि कहाँ घोटाले हैं इस पर बात। देखिए जब 2 बहनें एक गर्भवती बहन को ले जा रही हैं लाठी पर ढोकर, तब क्या स्वास्थ्य मंत्री को नजर नहीं आया? उस पर कोई जांच, चमोली की घटना पर उस पर कोई जांच हुई? किसी पर कोई जांच नहीं होती है, लीपापोती हो जाती है। आप देखिएगा 2 दिन ये सुर्खियों में बनेगा मामला, उसके बाद कोई पूछने वाला नहीं होगा, क्योंकि सरकार नाम की चीज नहीं है। मैं कह रहा हूं ना कि 1 मैन शो चल रहा है। मुख्यमंत्री जी के पास 28 से 30 विभाग हैं, 5-5 मंत्री पद खाली हैं। ध्यान कौन देगा आप बताइए? कौन ध्यान देगा स्वास्थ्य सिस्टम पर? ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं, मेरा ये दुखी मन से मैं ये बात कह रहा हूं, और मैं उसको, मैंने शुरू में कहा कि मैं उसको अपने को भी उसमें शामिल मानता हूं, क्योंकि सजग जनप्रतिनिधि होने के नाते हमको भी एक्टिव होना चाहिए था कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं केवल सत्ता पक्ष को नहीं कोस रहा हूं, सत्ता पक्ष को इसलिए कह रहा हूं कि उसके पास सिस्टम है, उसकी जिम्मेदारी हमसे अधिक है, इसलिए गरिमा जी मैं कह रहा हूं। ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। और मेहमान हमारे साथ में दीपक रावत जी भी हमारे साथ में, दीपक मलिक जी भी हमारे साथ में। पहले दीपक मलिक जी का रुख करेंगे, समाज सेवी हैं। दीपक जी, ये जो घटना सामने आई असल में समाज में सुविधाओं के बहुत बेहतर दावे होने का जो सच है उसको उजागर कर रही है। आप सोचिए ना, एक व्यक्ति बीमार है, उसे अस्पताल तक पहुंचने के लिए ऐसी स्थितियों में जाना पड़ रहा है, एम्बुलेंस नहीं है, और ये देश भर में अलग अलग जगहों से इस तरीके की घटनाएं आती हैं। लेकिन प्रदेश में अभी कुलदीप जी ने जो कहा ना कि ऐसा नहीं है कि किसी सुदूर इलाके की स्थिति हो, आप रिहायशी इलाकों के अस्पतालों में भी जाएंगे तो वही स्थिति देखने को मिलेगी। तो ये कब बेहतर होंगी, क्या वजह? और जो ये कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि विभागों में लोग हैं ही नहीं, ध्यान कौन देगा? जो जिम्मेदार हैं वो पद खाली पड़े हैं। देखिए, सरकार की जो मुख्य जिम्मेदारी बनती है वो क्या बनती है? जनता को निशुल्क चिकित्सा और निशुल्क उत्तम शिक्षा उपलब्ध कराना। ये सरकार इन दोनों में फेल है और बेशर्मी की सभी लिमिट्स पार कर चुके हैं। कोई शर्म नहीं है। अगर जिस दिन ये प्रदेश के नेता, चाहे वो कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी के हो, क्योंकि इनका पता नहीं चलता, कोई कांग्रेस का होता है अगली रात बीजेपी में आ जाता है, वहां पर पद ले लेता है, प्रवक्ता बन जाता है और फिर वो उन्हीं के गुण गाने लग जाता है। इंसान नहीं रहता, आम आदमी नहीं रहता, वो बन जाता है नेता। तो इसलिए इनकी बातों से तो मैं हट करके ही रहूंगा, क्योंकि आज कांग्रेस में, कल बीजेपी में, कल टिकट नहीं मिला तो बीजेपी से कांग्रेस में आ जाएंगे। तो इनकी तो बातें केवल सत्ता जो है ना,
उसकी मलाई मिलती रहे। अब विपक्ष के जो विधायक हैं उनकी सैलरी बढ़ा दी गई, भत्ते बढ़ा दिए गए, पुराने विधायकों की पेंशन बढ़ा दी गई। अरे वो क्यों जनता के मुद्दे उठाएंगे? सोच करके देखिए कितनी भयावह स्थिति है। अपने स्वार्थ तक की उत्तराखंड में और देश में राजनीति रह गई है। कोई मतलब नहीं है किसी चीज से, बिल्कुल भी इनमें संवेदना नाम की कोई चीज नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं, प्रदेश की अगर व्यवस्था सुधारनी है, चिकित्सा की, कंपलसरी कीजिए। सभी सरकारी कर्मचारी सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे। क्यों इनके गोल्डन कार्ड में आप मैक्स में भेजते हो, कैलाश में भेजते हो? क्या कारण है? या तो आप कहिए कि हम फेल हैं, ये तब जा रहे हैं। क्या कारण है कि आपके मंत्री प्राइवेट हॉस्पिटलों के सूट में जाते हैं? क्या कारण है कि आप हॉस्पिटल में जाते हैं कि मैं ये वाला नेता हूं, वो वाला नेता देता हूं, अपना कार्ड सामने रखते हैं, तब आपका इलाज होता है? अरे आम जनता की तरह से चाहिए। और देखिए आपके देहरादून, लेकिन वो टीवी पर फिर बैठकर बोल नहीं पाएंगे ना। हॉस्पिटल है दून हॉस्पिटल, इसमें कभी ये रेडियोलॉजी की मशीन खराब है, कभी आप जाइए सीटी स्कैन खराब है, कभी आप जाइए वहां पर चिकित्सक नहीं है, कभी कुछ नहीं है। पहाड़ के एरिया, उनमें तो खैर क्या कहा जाए, बहुत भयावह स्थिति है, बहुत भयावह। ये जो मंत्री, अधिकारी, नेता सुविधाएं लेते हैं, ये जनता के खून पसीने से निचोड़े गए टैक्स की एक एक रुपए की होती है, लेकिन इनको कोई उसमें संवेदना नजर नहीं आती। इनको केवल अपने से मतलब रहता है। अब उत्तराखंड है, समस्याएं अपार हैं, कह देते हैं पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र। अरे भाई 2.5 दशक हो रहे हैं उत्तराखंड को बने हुए, आज तक आप लोगों के ये पहाड़ को एक ऐसा वर्ड बना करके रख दिया जैसे कि अपनी सारी कमियां छिपानी है, पहाड़ की छिपा दीजिए। बच्चे वहां पर पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है, पहाड़ के जो दुर्गम क्षेत्र हैं, दुर्गम नाम रख दिया। अरे शहर में तो हाल देख लीजिए कि आपके क्या हालात हैं शिक्षा के और चिकित्सा के। आप कहते हैं कि हमारी तरफ से जो ये वैन, ये जो एम्बुलेंस चलती हैं, एम्बुलेंसों का ये हाल है, वो प्राइवेट हॉस्पिटलों में उतारती हैं जाकर के, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो नहीं उतारती। प्राइवेट हॉस्पिटल है, वो जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल एक से एक बड़े बन रहे हैं, इनमें किस तरीके से जनता का शोषण होता है, भयावह शोषण। बिल्कुल, और वो सबको पता भी है, ऐसा नहीं है। आप जो बातें कह रहे हैं ये बीजेपी वाले भी जानते हैं। नहीं है कोई देखता हो। दीपक जी, आप जो बातें कह रहे हैं ये बीजेपी वाले जानते हैं, और ऐसा नहीं कि इनको पता नहीं है, लेकिन बस वही है ना कि टीवी पर बैठकर वो बातें स्वीकार कैसे करें। ये राम राज्य में वो बोला जाता है कि जहां पर प्रजा सुखी हो। ठीक है सर, दीपक जी लौटेंगे आपके पास में, हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इस बीच एक अहम खबर सामने आ रही है लखनऊ से, पहले उसका रुख कर देते हैं। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बताते हैं। केशव प्रसाद ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम केशव प्रसाद मौर्य की ओर से कांग्रेस पर निशाना साधा गया। एक्स पर पोस्ट कर डिप्टी सीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने दुश्मनों के होश उड़ाए, लेकिन नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी सहित कुछ कांग्रेसियों का मानसिक संतुलन बिगड़ने की बात उन्होंने अपने इस पोस्ट में कही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेसियों का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। भारत विरोधी गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी कर रहे हैं कांग्रेसी, सेना के शौर्य पर सवाल उठा रहे हैं और पाकिस्तान पर रहम की बात। कांग्रेस के लिए वोट बड़ा है, देश और वीरता नहीं। केशव प्रसाद मौर्य की ओर से कांग्रेस पर बड़ा निशाना साधा गया है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने दुश्मनों के होश उड़ाए, ये अहम बातें उन्होंने कही, लेकिन वहीं कांग्रेस को लेकर, कांग्रेस की भूमिका को लेकर बड़े सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सहित कुछ कांग्रेसियों का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। कांग्रेसी भारत विरोधी और गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी कर रहे हैं और साथ ही सेना के शौर्य पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। कांग्रेसियों पर पाकिस्तान पर रहम का भी आरोप लगा डाला है केशव प्रसाद मौर्य ने, और कांग्रेसियों के लिए वोट बड़ा है, देश और वीरता नहीं। ये बड़ी बातें केशव प्रसाद मौर्य ने अपने इस पोस्ट में कही हैं। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीर केशव प्रसाद मौर्य के इस ट्वीट की तस्वीर सामने आई है। सेना के शौर्य पर सवाल और पाकिस्तान पर रहम की बात करती है कांग्रेस। यह हम जानकारी आपको हम बता दें। कांग्रेस के लिए वोट बड़ा है, देश और वीरता नहीं। लखनऊ से बड़ी खबर, केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने दुश्मनों के होश उड़ाए, लेकिन कांग्रेस सहित कुछ लोगों का मानसिक संतुलन बिगड़ने की बात कही गई है। और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ में
तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य की ओर से ट्वीट कर ये बड़ा आरोप हम कह सकते हैं लगाया गया है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में मैनेजिंग एडिटर मनीष पांडे जी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। मनीष जी, केशव प्रसाद मौर्य ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक तरफ देश की तारीफ की, लेकिन दूसरी ओर उन्होंने कांग्रेसियों पर बड़े आरोप लगा दिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पर रहम और सेना के शौर्य पर कांग्रेस सवाल खड़े करती है। जबरदस्त तरह से देखा जाए, भारतीय जनता पार्टी हमला कर रही है कांग्रेस पार्टी के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर को लेके। तो इस तरीके से शुरुआती दौर में कांग्रेस के नेताओं के बयान ऐसे आए, तमाम बयान निकल के आए सेना के शौर्य पर सवाल उठाने का, या फिर जो है जो तमाम जो जवाबी कार्रवाई भारतीय सेना की तरफ से की गई थी, उन तमाम कार्रवाइयों को लेकर जिस तरह के सवाल उठाए गए, उन तमाम चीजों को देखते हुए तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं वो लगातार कांग्रेस पर हमला कर रहे हैं। और उसी क्रम में अगर देखेंगे तो जो केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी कांग्रेस पर सवाल लागे हैं, कांग्रेस पर सवाल खड़े किए हैं और साफ तौर से उन्होंने कहा है कि ये इस तरह का जो आचरण जो है ये कांग्रेस की परिपाटी रही है और इस तरह के आचरण से के आधार पर ही वो भी राजनीति कर रही है। तो जाहिर तौर पर एक बड़ा हमला किया है और केशव प्रसाद मौर्य जो कि उत्तर प्रदेश के बड़े नेता हैं, उन्होंने हमला किया है कांग्रेस के ऊपर। ऑपरेशन सिंदूर बहुत सारे आरोप उन्होंने भी कांग्रेस की तरफ से लगाएंगे। तो फिलहाल देखते हैं जवाबी कार्रवाई में कांग्रेस की तरफ से कौन सा पलटवार होता है। लेकिन ये तय मानिए कि ये तय समझ सकते हैं कि जो तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता थे वो ऑपरेशन सिंदूर को लेके अब कांग्रेस पार्टी के जो शुरुआती दौर में कांग्रेस पार्टी हो रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका मनीष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। तो यह हम खबर आपको हम बता दें जहां पर केशव प्रसाद मौर्य की ओर से बड़े आरोप कांग्रेस पर लगाए गए हैं। कांग्रेस पर देश विरोधी बातें करने की बात केशव प्रसाद मौर्य की ओर से अपने इस पोस्ट में कही गई है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं। ब्रेक के बाद हमारा कार्यक्रम जारी रहेगा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। दीपक रावत जी का रुख कर लेते हैं, केंद्रीय प्रवक्ता उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से। दीपक जी, आपने सबकी बातें सुन ली। बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की हम बात कर रहे हैं, बहुत सारे दावे होते हैं लेकिन सच कुछ और होता है। और ये जब तस्वीरें सामने आती हैं तो मुझे लगता है यहाँ पर राजनीति करनी ही नहीं चाहिए। सिर्फ और सिर्फ हर एक व्यक्ति को, दलों से भी आप पहले आप व्यक्ति खुद के बारे में सोचिए, अपने परिवार के बारे में सोचिए कि जो सरकार ने सुविधाएं दी हैं, जो प्रशासन तैयारी कर रहा है, क्या वो पर्याप्त है। इस इलाके में कोई हमारा आपका परिवारीजन भी बीमार पड़ सकता है, उस अस्पताल कैसे पहुंचाएंगे, सिर्फ अगर ये सोच लिया जाए तो मुझे लगता है फिर राजनीति की कोई जगह नहीं बचेगी, सुविधाएं बेहतर हो सकेंगी। ये पृथक राज्य मांगा किस लिए गया था? अगर ये तस्वीरें आज से 25 वर्ष पूर्व जब ये उत्तर प्रदेश में था ये क्षेत्र, और ये तस्वीर प्राय ऐसी देखी जाया करती थी, तो एक तरफ से हम कब कहा जाता कि लखनऊ बहुत दूर है, बहुत समस्याएं हैं जो यहाँ पर लखनऊ नहीं देख पाता है क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र है। लेकिन इस पृथक राज्य की जो मांग थी उसमें मुख्य बिंदु यही थे, स्वास्थ्य की समस्या हो, शिक्षा की समस्या हो, रोजगार की समस्या हो, ये प्रमुख मुद्दे थे। लेकिन जब सत्तारूढ़ उन दलों के पास हो जिन्होंने कभी संघर्ष नहीं किया उस पृथक राज्य के लिए, तो उनसे कोई उम्मीद करना हमारी बेवकूफी है। और सबसे बड़ी बात क्या है गरिमा जी, जब तक मैं हमेशा आपके चैनल में कहा कर रहा हूं कि आने वाले 25 वर्ष तक ये समस्या जस की तस बनी रहेगी, ऐसी तस्वीरों से हमें रूबरू होना पड़ेगा। तब तक जब तक कि सुदूर प्रांत में रहने वाला ग्रामीण व्यक्ति राज्य के नीतियों का मुख्य केंद्र नहीं होगा। समस्या कहाँ है? समस्या यह है कि आज जितने भी सरकारें रही हैं इस प्रदेश में, उनके जो नीतियां बनी है उसमें केंद्र बिंदु में सुदूर प्रांत में रहने वाले व्यक्ति के स्वास्थ्य की समस्या उनके केंद्र में रही है। नीतियों में न शिक्षा रही है न रोजगार रहा है। इसी वजह से वहां पलायन की समस्या है। इसी वजह से वहां अगर कोई व्यक्ति घायल हो जाए तो रेफर सेंटर बन गए हैं, बेस हॉस्पिटल। फिर आप देखिए ना विडंबना, और फिर सरकार दबाव बनाती, सरकार ये कहे
कि पहाड़ ग्रामीण यहाँ पलायन हो रहा है। अरे वो व्यक्ति पलायन क्यों नहीं करेगा गरिमा जी, जब उसके व्यक्ति को अगर वो सक्षम हो और उसका माता पिता हो, भाई हो, बहन हो, कोई भी हो, उसको अगर इस स्थिति को रूबरू होना पड़े, रामनगर में उसको ई रिक्शा में अपने शव को ले जाना पड़े, और जहां दूसरी जो घटना आपने बताई वहां पर आप एक तरीके से डांडी काठी में उसको लाना पड़े। मतलब एक पहाड़ के व्यक्ति के पास का ये अधिकार, मूल अधिकार नहीं है एक स्वस्थ जीवन जीने का। लेकिन क्या करे जब सत्ता, जो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, ये वो है जिन्होंने कभी केंद्र में उस आदमी को रखा ही नहीं है। अब आप देखिए 10 किलो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की बखान करते हुए भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं थकती, लेकिन आप ही ने बोला कि 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। अब अगर हमें कांग्रेस की भी सरकारें रखा लूं और भारतीय जनता पार्टी के तीसरा कार्यकाल रखा दूं, तब 25 साल में क्या हम लोग इस काबिल भी नहीं है कि एक गांव तक सड़क पहुंचा सके? तो स्वास्थ्य कहां से पहुंचेगा? आप जब सड़कें नहीं पहुंची हो तो स्वास्थ्य कहां से पहुंचेगा? आप बताइए ना। और फिर यहाँ पर आके आप टीवी के चैनलों के आगे कह दें। और इससे बड़ी विडंबना गरिमा जी मैं आपको बताता हूँ, मात्र 6 महीने नहीं हुए हैं, स्वास्थ्य मंत्री ने समाचार पत्रों को प्रमुखता से अब क्योंकि उनको छवि सुधारने का एक मौका मिलता है, तो उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में 70 वर्ष से ऊपर वाले व्यक्तियों के घर में स्वास्थ्य कर्मचारी स्वयं घर जाएंगे। मतलब उसको अस्पताल आने की जरूरत नहीं है। और अगले दिन तमाम समाचार पत्रों में यह प्रमुखता से छप गया। अब आप बताइए, जहां स्वास्थ्य मंत्री को समझाना कौन समझाएगा, जहां रेफर सेंटर बना गए हो, जहां शिक्षक ना हो, ना वहां डॉक्टर हो, ना वो पढ़ने के लिए वहां रुक पाए, ना अपने स्वास्थ्य के लिए रुक पाए। कमलेश इसका जवाब लेंगे। हाँ, 75 साल का व्यक्ति के लिए आप घर में सुविधा देंगे। तो ये सिर्फ देखिए, जब तक मैंने आपसे पहले कहा, ये आने वाले आगामी 25 वर्ष तक भी स्थिति नहीं बदलने वाली जब तक केंद्र में मुख्य बिंदु में पहाड़ का व्यक्ति नहीं होगा। अगर ये होगा तो नीतियां उसको केंद्र में रख के बनेंगी, तो ये सारी समस्याओं का समाधान आप खुद में खुद हो जाएगा, क्योंकि नीतियां उसको। ठीक है दीपक जी, आएंगे आपके पास में। पहले कमलेश जी से हम जवाब ले लेते हैं, सबकी बातों को लेकर उन्होंने कुछ कहना है। हाँ जी कमलेश जी बताइए, आपने सुना 25 सालों तक कोई स्थिति बेहतर नहीं होगी, दीपक जी कुछ अन्य बात कह रहे हैं। अब देखिए, यूकेडी तो ऐसे बात करती है जैसे सेंटर के बगैर ये प्रदेश को चला लेंगे, जैसे सेंटर की पॉलिसी के बगैर ये इसे चला लेंगे। अब जो मुख्यमंत्री बने हैं, क्या वो उत्तराखंड के बाहर के बने हैं? अब से 2000 से लेके अब तक वो उत्तराखंड। यानी दीपक जी, कमलेश जी का कहना है कि स्थितियां तब भी बेहतर नहीं होंगी अगर केंद्र में भी कोई पहाड़ का व्यक्ति पहुंच जाए, स्थितियां तब भी बेहतर नहीं होंगी। क्या कमलेश जी आप ये कहना चाहती हैं? क्या आपके पास इतने सोर्स ऑफ इनकम है जो आप सेंटर के बगैर यहाँ पे पॉलिसी? अरे कमलेश जी, वो चर्चा का विषय नहीं है, आप उनकी उस बात को मत पकड़िए, वो चर्चा का विषय नहीं है कमलेश जी। एक सेकंड, सेंटर के पास तो एक ही काम है कि जहाँ पर हमारी सरकारें नहीं है उनको हिलाना। बदले की भावना से बोलते हैं। एक मिनट रुक जाइएगा। अरे प्लीज कमलेश जी आप उससे बाहर आइए। कमलेश जी हो गया, उसको खत्म करिए। अब आप, बाकी मेहमानों ने भी बहुत सी बातें कही, कांग्रेस ने बहुत सारे आरोप लगाए, उनका जवाब दीजिए। कुलदीप जी को आपने सुना ही होगा, प्लीज उस एक मुद्दे को मत पकड़िए मैडम। कुलदीप जी ने कहा कि हमारे जो सेंटर है, हमारे जो छोटे छोटे मिनी हॉस्पिटल है, जहां पर हमारी एएनएम या आशाएं बैठती है, जहां गर्भवती महिलाएं हमारी आती है, जहां से वो दवाइयां लेती है, वो उनपे ताले लगे हैं। मुझे लगता है, मुझे तो ऐसा दिखाई नहीं दिया कि कहाँ पर ताले लगे हो। जन औषधि सेंटर हमारे जगह जगह खुले हैं, तमाम जहाँ पर हमारी एएनएम बैठती है वो दवाई देने का काम करती है। और पूरे मोहल्लों में, पूरे चाहे पहाड़ी क्षेत्र, वहाँ पर जाने का काम करती हैं, लोगों के टेस्ट करने का काम करती हैं, उन गर्भवती महिलाओं को अस्पताल तक ले जाने का काम करती हैं। तो आप आरोप जो लगा रहे हैं, ये तस्वीरें झूठी हैं क्या? कमलेश जी सुनिए, ये जो तस्वीरें सामने आई, क्या इन तस्वीरों को आप नकार रही हैं क्या? आप चारों ने जितना जहर करना था उगल दिया सरकार के लिए। अब मुझे बताइए शांति जी, क्या एक प्रकरण से क्या पूरे प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा जाएगी? आप अगर दून हॉस्पिटल की बात करते हैं, एक सेकंड, अगर आप दून हॉस्पिटल की बात करते हैं तो मैं कांग्रेस के समय की बात बताऊं आपको, ना तो आपको अल्ट्रासाउंड मिलता था, नहीं। देखिए कमलेश जी आप सुना भी कीजिए मैडम। हॉस्पिटल के अंदर एक्सरे भी मिल रहा है, अल्ट्रासाउंड भी मिल रहा है, सीटी स्कैन भी मिल रहा है। अरे कमलेश जी कैसी बातें आप कर रही हैं?
कमलेश जी आप शांत हो जाइए। कमलेश जी अब अस्पताल में ये सब नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा मैडम? अस्पताल में ये सारी सुविधाएं नहीं होनी चाहिए क्या? आप ये क्या उंगलियों पर गिना रही कि एक्सरे, सिटी स्कैन और MRI मिल रहा है? अरे ये तो मूलभूत सुविधाएं मिलनी ही चाहिए। जवाब तो देने पड़ेंगे कि नहीं देने पड़ेंगे? नहीं, जवाब देना पड़ेगा, लेकिन आप ये थोड़ी कहेंगे कि ये चीजें मिल रही तो एक चीज नहीं मिलेगी। अरे एम्बुलेंस नहीं मिल रही है, व्यक्ति को कैसे लेकर जाया जाए? क्या ये जिम्मेदारी नहीं है क्या? और क्या रामनगर प्रदेश के बाहर आता है आपके? क्या रामनगर प्रदेश के बाहर आता है? आपको क्यों बुलाया मैडम? आपको सबसे पहले आपसे सवाल किया था। कमलेश जी आप कह रही बात नहीं सुनना चाहते, सबसे पहले हमने आपसे सवाल किया। एक सेकंड गरिमा जी, वहां पर गाड़ियां भी थी, सब कुछ था। जिस कर्मचारी की, जिन अधिकारियों की ये गलती है, उनको उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, मैं मानती हूँ। मैंने पहले वहां तो गाड़ी ना होने की बात निकल कर सामने आई मैडम की गाड़ी थी ही नहीं, वो ई-रिक्शा लेकर आता है। एक प्रकरण की वजह से आप पूरे उत्तराखंड के स्वास्थ्य की सेवाओं को चरमराना कह देंगे तो मुझे लगता है गलत नहीं होगा। अभी कुलदीप जी ने कहा था ना, कि किसी दिन रैंडमली आप दून अस्पताल चली जाइएगा, किसी दिन रैंडमली आप दून अस्पताल। अच्छा सुनिए कमलेश जी सुनिए, आप इतनी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करती हैं तो आप ही के पार्टी के अभी 4 लोगों के नाम लिए जाएंगे जो बड़े पदों पर बैठे हैं। ये कभी किसी अस्पताल का रुख क्यों नहीं करते? ये क्यों मैक्स अस्पतालों और प्राइवेट अस्पतालों में ही नजर आते? किसी एक का नाम का जिक्र नहीं कर रही हूँ, लेकिन फिर भी आपको पता है ये क्यों नहीं जाते कभी किसी सरकारी अस्पताल? नहीं गरिमा जी क्यों नहीं जाते? और कुलदीप जी ने कहा ना कि आप चली जाइए, 2 किलोमीटर की दूरी पर है आपसे दून अस्पताल। अभी सच सामने आ जाएगा। तो हम लोग जाकर के खड़े होते क्या नहीं जाते हैं? अस्पतालों में जाते हैं ना, मंत्री भी जाते हैं, विधायक भी जाते हैं, जनप्रतिनिधि भी जाते हैं, तमाम लोग जाने का काम करते हैं। तो वही तो शिकायतें, वहीं से तो ये तस्वीरें आती हैं। फिर सत्ता पक्ष केवल जो है मीडिया में बैठ करके बोलता है, तो भाई आप चारों क्या कर रहे हैं मीडिया में बैठ करके? आप भी तो अपनी बातों को यहाँ पर जो है गलत तरीके से तथ्य पेश करने का काम कर रहे हैं। अगर सत्ता पक्ष गलत कर रहा है, हम तस्वीरों पर बात कर रहे हैं, हम तस्वीरों पर बात कर रहे हैं मैडम, और इनसे हमें ये विपक्ष में बैठे हैं, ये अभी जिम्मेदार नहीं है, ये अभी जिम्मेदार नहीं है। परिवार के साथ ये हादसा हुआ है, हम उसके घर में जाकर के देखेंगे कि क्या कमी रही, हम अस्पताल में जाकर के देखेंगे कि गाड़ी क्यों नहीं मिली। ठीक है मैडम देखिए, नहीं ये एक तो अपनी जिम्मेदारी पूरी सुनिश्चित न करना, एक तो अपनी जिम्मेदारी सुनिश्चित न करना और सामने वाले से ही सवाल करने लग जाना, ये एटीट्यूड अच्छा नहीं होता मैडम। ठीक है, कुलदीप राणा जी के पास चलते हैं। कुलदीप जी, दिक्कत ये है कि कांग्रेस ये बातें क्यों कर रही है, यूकेडी ये बातें क्यों कर रही है? आपको सत्ता में लेकर आए, आप पर विश्वास दिखाया, हर चुनाव में आपको जीत दिला रहे हैं, आप दावे कर रहे हैं कि हमने डबल इंजन की सरकार में फलाने विकास कर दिए, ढमाके विकास कर दिए, और सच ये है कि एक गलती नहीं है, आज एक गलती लेकर बैठे हैं चर्चा करने, क्योंकि तस्वीरें वायरल हुई हैं। इसके पहले 100 गलतियों पर बातचीत हुई है, और ये एक गलती सामने आ गई है। रोजाना ऐसी गलतियां होती रही होंगी। देखिए निसंदेह, मैंने कहा ना आपसे, मैंने शुरुआत में एक बात कही थी कि कभी कभी कुछ घटनाएं बड़ी दावों की पोल खोलने का काम करती हैं। निसंदेह ये एक क्षेत्र की घटना है, एक वाहन चालक की गलती हो सकती है, वहाँ के स्टाफ की गलती हो सकती है, CMS की गलती हो सकती है, ये एक गलती हो सकती है, एक अस्पताल के स्टाफ की गलती हो सकती है, और रामनगर उप जिला उच्च चिकित्सालय के स्टाफ की गलती हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। लेकिन इस एक गलती ने पूरे स्वास्थ्य तंत्र की पोल खोल के रख दी है। ठीक, क्योंकि कड़ियां जब आपस में जुड़ती हैं, देखिए मैं सिर्फ तथ्यों पर बात कर रहा हूं, ना तो मैं भाजपा का पक्ष ले रहा हूं, ना मैं कांग्रेस का पक्ष ले रहा हूं, ना मैं यूकेडी का पक्ष ले रहा हूं, या ना ही मैं अन्य किसी का पक्ष ले रहा हूं। ठीक, इसी देहरादून में, इसी उत्तराखंड में कोविड काल में ऑक्सीजन को लेकर के बड़ी दिक्कतें थी। ठीक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तत्काल उसकी व्यवस्था करी, और आज देहरादून के ही नहीं, उत्तराखंड के 3 से ज़्यादा जगहों पर, 3-4 जगहों पर ऑक्सीजन की पूरी व्यवस्था हो गई है, जहां बड़े यंत्र लगे हुए हैं। ठीक है, कोविड काल में, कोविड की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि कोविड को लेकर के फिर से दौर लौट के आ रहा है, चीजें लौट के आ रही हैं। ठीक है, कोविड के काल में इन्हीं राज्य के चिकित्सालयों की स्थिति ये थी कि सत्ताधारी दल के विधायक, कई सीनियर विधायक जो 70+ हैं, भाजपा के कई विधायक जो 70+ थे, उन्होंने इन्हीं सरकारी अस्पतालों में उपचार लिया, 2-2 बार कोरोना पॉजिटिव हुए, उपचार लिया और स्वस्थ होकर के घर गए। ठीक,
जो विधायक प्राइवेट अस्पतालों में गए, दिल्ली के बड़े बड़े अस्पतालों में गए, वो हमारे विधायक लौट के नहीं आ सके। श्रद्धांजलि है उन मृतात्माओं को, लेकिन वो लौट के नहीं आ सके। उसके बाद क्या स्थिति हुई? उसके बाद ये स्थिति हुई कि एक मंत्री के स्वास्थ्य में गड़बड़ी हुई तो उन्होंने देहरादून के उत्तराखंड के किसी अस्पताल में जाना उचित नहीं समझा, वो दिल्ली जाकर के अपना उपचार करवा करके आई। चलिए, मंत्री राजनीतिक दल के व्यक्ति हैं, स्वास्थ्य महानिदेशक, उत्तराखंड की स्वास्थ्य महानिदेशक का स्वास्थ्य खराब होता है, वो देहरादून के एक निजी चिकित्सालय में जाकर के अपना उपचार कराते हैं और स्वास्थ्य मंत्री जाकर के उनके जब हालचाल पूछते हैं और वो अपने फेसबुक पेज पर उसको शेयर भी करते हैं कि फलाने अस्पताल में जाकर के हमने स्वास्थ्य महानिदेशक का हालचाल जाना, तब वो सच सामने आता ये है। तो कोई मेरी बनाई घटना नहीं है। बिल्कुल, ये मैं कोई विरोध नहीं कर रहा हूँ, ये तो दोनों चीजें हैं। आपको अगर मेरी बात गलत लगती है, आप फेसबुक पेज में जाकर के देखिए, और वो मुद्दा बना आप बंशीधर भगत से पूछिए क्या वो देहरादून से स्वस्थ होकर के नहीं गए। बिल्कुल ठीक है, कई विधायक जो देहरादून के अस्पतालों में स्वस्थ होकर के गए, सीनियर थे, सीनियर विधायक हैं, 70 साल से ऊपर के बड़े लोग राजनेता हैं, ठीक है। और आज की डेट में क्या स्थिति है? मैंने यही तो कहा ना कि आप जाके देखिए कहाँ गए वो। मैं खुद कोरोना पॉजिटिव रहा हूं, मुझे जीवन दान मिला है इन चिकित्सालयों में। मैं 15 दिन तक ऑक्सीजन पे रहा हूं, मैंने बहुत करीब से देखा है जीवन को, ठीक है। मैं अगर ये कहूं कि हम मृत्यु के द्वार को छू करके आए उस दौरान, तो कोई अन्यथा बात नहीं होगी, क्योंकि आप 15 दिन ऑक्सीजन पर रहे हैं। और इसी जिला चिकित्सालय ने, इसी देहरादून के राजकीय चिकित्सालयों पर हमारा उपचार हुआ और हमें बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिली। और आज स्थितियां क्या हैं? मैं गरिमा जी आपको और आप तमाम पैनलिस्ट को बताना चाहूंगा कि आप कभी जीवन में होता है ना कि आप उस जगह पर जाएं, देख करके आएं। एक बार मुझे अभी 2-2.5 साल पहले की बात है, मुझे लगा कि यार मैं जाकर के देखे आऊं कि जिस बेड में मैं, जिस जगह पे मैं एडमिट हुआ था आईसीयू के, जहां से मैं पुनः जीवित होकर के मुझे पुनर्जन्म प्राप्त हुआ, मैं लौट के आया, मैं उसका जगह को देख के आऊं। तो मैं ऐसे ही निरीक्षण के लिए चला गया, पत्रकार हूं, चला गया। मैं सरप्राइज हो गया ये देख करके कि ना तो वो बेड वहां था, ना वो मशीनें वहां थी, ना वो वेंटिलेटर वहां था, ना वो ऑक्सीजन की व्यवस्थाएं वहां थी। मैंने लोगों से पूछा, स्टाफ से, कि भैया सामान कहां चला गया? तो उन्होंने कहा साहब आप पूछिए मत, बस जो है यही है, इसी जगह पर आप भर्ती थे। और दूसरा ये कि अभी देखिए दोबारा से कोरोना की एंट्री हो चुकी है अलग-अलग जगहों पर। इसीलिए कह रहा हूं प्रदेशों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आप कुछ नहीं, हम सब गलत कह रहे हैं, ठीक। मैंने तो तथ्यों पर बात रखी है, ठीक। आप जाके देख लीजिए। और दूसरी चीज, 5 दिन पहले प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि हम विशेषज्ञ चिकित्सालयों में भर्ती करेंगे, उप चिकित्सालयों तक हम विशेषज्ञ चिकित्सक लेकर के आएंगे। और दूसरे दिन ही अखबार में खबर छपती है कि जो पहले से नियुक्त चिकित्सक हैं, विशेषज्ञ चिकित्सक हैं, उन लोगों को 3 माह से वेतन नहीं मिला है। तो फिर ऐसी स्थितियों में कैसे चीजें बेहतर हम होने की उम्मीद करें? ये देहरादून के उत्तराखंड की स्वास्थ्य की हकीकत है। ठीक है सर। देखिए उम्मीद यही है, माफी चाहेंगे दीपक जी, वक्त की कमी, अपनी चर्चा को रोकना पड़ रहा है, लेकिन उम्मीद यही है कि चीजें बेहतर हो जाएं और अलग अलग जगहों पर स्वास्थ्य सेवाएं अगर बेहतर हो जाएं तो उसका लाभ न सिर्फ यूकेडी या कांग्रेस को बल्कि बीजेपी के लोगों को भी मिलेगा। इस नियत से अगर इस मंशा से काम किया जाएगा तो प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं किस कदर खस्ता हाल है, ये तस्वीरों के माध्यम से फिलहाल साफ हो रहा है। हालांकि सरकारें लाख दावे कर ले, लेकिन ये तस्वीरें सब कुछ खुद बयान कर देती हैं। देवभूमि के दंगल में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए तुरे के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।